दिस इज रूपम यादव एंड वेलकम टू करियर मंत्र 9.1। दोस्तों, आज हम यूपी टेट का प्रीवियस ईयर पेपर 18 नवंबर 2018 को हुआ था, जिसमें हम चाइल्ड डेवलपमेंट का पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोग जो पिछली वीडियोस मैंने डाली हैं काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो सभी के लिए थैंक यू और ऐसे ही करते रहिए। आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना ऑप्शन ए एक ऐसी स्थिति में जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, बी स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, सी संज्ञानात्मक संकार्य है एंड डी पारिस्थितिकी के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। ऑप्शन सी इज राइट। कॉलर सिद्ध क्या करना चाहता था कि सीखना एक संज्ञानात्मक संकार्य है। कॉलर ने अंतर्दृष्टि या सूझ को अधिगम में महत्वपूर्ण माना है। निसंदेह सूझ की प्रक्रिया एक क्या है? संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो समस्या का संज्ञानात्मक समाधान प्रस्तुत करके सीखने की प्रक्रिया को अत्यंत क्या बनाती है? सरल और सहज बनाती है, वो उद्देश्यपूर्ण बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, ऑप्शन बी वाक्यों के निर्माण से, ऑप्शन सी शब्दों के निर्माण से, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए इज राइट, अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। देखिए, किसी भी भाषा को जब हम सीखते हैं तो भाषा को सीखने के लिए क्या है, उसके अक्षर और शब्द हमें पता होने चाहिए, तभी तो उनके बीच कॉम्बिनेशन बना के हम क्या है, वाक्य बना पाएंगे। ठीक है, तो भाषा को सीखने की प्रक्रिया क्या है, क्रमिक होती है। सबसे पहले मतलब सीक्वेंस में चीजें चलती है, सबसे पहले आप अक्षरों को सीखेंगे, देन शब्दों को सीखेंगे और अंत में वाक्यों को सीख जाते हैं। ठीक है, तो इस सब के लिए क्या होना चाहिए, साझर होना बहुत अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार का के छात्र शामिल होता या होते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए केवल विशिष्ट छात्र, ऑप्शन बी सामान्य और विशिष्ट छात्र, ऑप्शन सी केवल सामान्य छात्र, ऑप्शन डी है बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। ऑप्शन बी इज राइट, सामान्य और विशिष्ट छात्र। देखिए, समावेशी कक्षा का मतलब ही ये होता है कि जिसमें सभी प्रकार के छात्रों को मिलाकर पढ़ाया जाए, यानी कि सामान्य भी हो उसमें, विशिष्ट भी हो, दोनों प्रकार के छात्र जहाँ अध्ययन करते हैं वही क्या है, समावेशी शिक्षा है। इसमें क्या होता है कि सामान्य बच्चे के साथ साथ विशिष्ट बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, पर विशिष्ट बच्चे और मतलब सामान्य एक दूसरे को समायोजित करते हैं इस कक्षा में, इसलिए इसे समावेशी शिक्षा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? ऑप्शन ए नीरसता संबंधी दोष, ऑप्शन बी है पठन संबंधी दोष, ऑप्शन सी गणना दोष, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी इज राइट, गणना दोष। ठीक है, गणना दोष, गणन दोष या गणित संबंधी जो अधिगम अक्षमता है उसको क्या कहा जाता है, गणित संबंधी अक्षमता है, इसको कहते हैं हम डिसकैलकुलिया। ठीक है, डिसकैलकुलिया, डिस का मतलब क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी कि नहीं कर सकता है। ठीक है, और कैलकुलिया मीन्स कैलकुलेशन से है, तो डिसकैलकुलिया का मतलब हो गया कि गणना दोष होता है इसमें। ठीक है, डिसकैलकुलिया कहा जाता है। इसमें कभी कभी बच्चे को कैश देने में या काउंट करने में उसमें भी प्रॉब्लम होती है, मतलब शॉपिंग वगैरह अगर करने जाते हैं तो वहां भी भूल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी का न होना, अलगाव या संवेदनशीलता। ऑप्शन डी इज राइट, समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या, शब्द संवेदनशीलता अत्यंत आवश्यक है। ये भी पिछले क्वेश्चन से ही कुछ कुछ रिलेटेड है, आपका जो थर्ड क्वेश्चन था उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें संवेदनशीलता होना आवश्यक होता है क्योंकि समाज, समुदाय, परिवार, विद्यालय, शिक्षक और सभी के अंदर क्या होनी चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए। किसके लिए, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, जैसे हैंडीकैप्ड वगैरह होते हैं उसमें, या जो अपाहिज होते हैं, जो कुछ कम सुनते हैं, कम देखते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए। इससे वो क्या है, अपने आप को समाज में किसी से अलग महसूस न कर सकें और अच्छे से समायोजित कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? ऑप्शन ए व्यवहारात्मक, ऑप्शन बी दैहिक, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक, ऑप्शन डी संवेदी। ठीक है, संवेदी संवेग का तत्व नहीं है क्योंकि संवेग उत्पन्न होने पर
क्या होता है, प्राणी में दो स्तर दिखाई देते हैं। कौन से? पहला या तो शारीरिक चेंजेस होंगे उसमें, और दूसरा मानसिक स्तर पर। ठीक है, या तो मतलब शारीरिक जब चेंज होंगे तो क्या होगा, जल्दी जल्दी सांस लेगा, बीपी बढ़ जाएगा उसका, आवाज में चेंज आ जाएगा, या अंग संचालन की गति में मतलब चेंजेस होंगे। और अगर मानसिक स्तर पर विचार विचार प्रक्रिया या तो शिथिल हो जाती है या लुप्त हो जाती है। तो मतलब जब इंसान अगर गुस्से में होता है ना, तो कहते हैं ना गुस्से में कभी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, तो वो क्या है, सोच नहीं पाता है। उस समय उसके सोचने समझने की शक्ति जो है लुप्त हो जाती है। ठीक है, तो संवेदी क्रियाओं पर संवेग का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ये तत्व नहीं है संवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। ठीक है, ऑप्शन ए ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। आपको इनको सीक्वेंस में लगाना है, तो ऑप्शन डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। ऑप्शन डी इज राइट, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग। तो इसका सही क्रम ये हो जाएगा, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। देखिए, ये बेंजामिन एश ब्लूम थे जिन्होंने शिक्षण के उद्देश्यों को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया है। कौन कौन से? संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य, भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्य और मनोगत्यात्मक क्षेत्र के उद्देश्य। इन्होंने 1956 में फिर से क्या नाम है, संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को पुनः 6 भागों में विभाजित कर दिया, जिसमें आपके ये आते हैं, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। अक्सर ये सीक्वेंस में लगाने के लिए आता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? ठीक है, सा हो गया, सी है, अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है स्वेच्छाचारी, ऑप्शन बी जनतांत्रिक, ऑप्शन सी सहानुभूतिपूर्ण, ऑप्शन डी वांछनीय सूचनाएं देने वाला। ऑप्शन ए इज राइट। देखिए, कभी भी अच्छा शिक्षण जो होता है, देखिए इसमें क्या पूछा गया था, विशेषता नहीं है। ठीक है, इसका मतलब जनतांत्रिक होगी, सहानुभूतिपूर्ण होगी, वांछनीय सूचना देने वाला भी होगा, लेकिन स्वेच्छाचारी नहीं होगा। क्योंकि स्वेच्छाचारी का मतलब हो गया कि टीचर अपनी मर्जी से कुछ भी पढ़ाए। ऐसा होता है क्या? टीचर अपनी मर्जी से कुछ भी कैसे पढ़ा देगा, है ना? तो प्रॉपर सिलेबस होता है, कुछ चीजें होती हैं, उन्हीं को तो डिस्कस किया जाता है। तो इसलिए कभी भी ये मतलब अधिगम का कोई भी वो नहीं है, और बाकी सभी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ए विक्टर ब्रूम, बी मॉस्लो, सी हजरबर्ग, डी स्किनर। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट, विक्टर ब्रूम। ठीक है, अभिप्रेरणा के संबंध में वर्ष 1964 में विक्टर ब्रूम ने प्रत्याशा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यह सिद्धांत अभिप्रेरणा, निष्पादन तथा कार्य संतुष्टि के कारणों को विभिन्न प्रकार से परिभाषित करता है। इसके अंतर्गत क्या आते हैं, व्यक्ति को अपने कार्य का चयन स्वयं करता है। सभी व्यक्ति अपने उद्देश्यों, आवश्यकताओं, मूल्यों, कुशलताओं, योग्यताओं तथा भूमिकाओं के संबंध में सतर्क रहते हैं। ठीक है, मतलब अपने लिए आपको चयन खुद करना होता है, ना कि कोई और करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? वैयक्तिक, सामाजिक, अंतःक्रिया, सूचना प्रक्रियाकरण, डी व्यवहार परिमार्जन। ऑप्शन सी इज राइट, सूचना प्रक्रियाकरण। ब्रूस आर जोयस तथा मार्सवेल ने अपनी पुस्तक मॉडल्स ऑफ टीचिंग में शिक्षण प्रतिमानों को 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से हैं? अंतःक्रिया स्रोत है, सूचना प्रक्रियाकरण है, व्यक्तिगत स्रोत प्रतिमान है, और लास्ट है व्यवहार परिवर्तन स्रोत। वो फिर इन्होंने क्या किया था कि सूचना प्रक्रियाकरण को फिर से 4 भागों में बांट दिया है। वो कौन से, वो देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपसे यही पूछा किस परिवार से संबंधित है। तो निष्पत्ति संप्रत्यय प्रतिमान, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान, आगमन प्रतिमान, जैविक विज्ञान प्रच्छा प्रतिमान। तो क्या पूछा है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से? तो अग्रिम व्यवस्थापक कौन सा है? 2nd नंबर का आपने को मैंने अभी अभी बताया, तो वो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? ए कौशल अंतरण एक गति है, ना कि उद्देश्य, बी रेखीय अभिक्रम, सी साखी अभिक्रम, एंड डी तैयारी और अर्जन। ऑप्शन ए इज राइट, कौशल को किसी जटिल कार्य को आसानी से करने से या फिर दक्षता करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये क्या है, जैसे कार चलाना, आशुलिपि में लिखना आदि कौशल के उदाहरण हैं।
कौशल अधिगम क्या होता है? गुणात्मक होता है, गुणात्मक रूप से कई भिन्न चरणों से होकर गुजरता है। एक चरण से दूसरे चरण में संक्रमण कौशल अंतरण करता है। ये क्या है? ये कौशल अंतरण उद्देश्य न होकर स्वतः होता है, मतलब कि अपने आप होता है। कौशल क्या है? खुद से होता है। जैसे आप कार चलाना सीख जाते हो तो कार फिर अपने आप चलती है, आपको उसे चलाना नहीं है। आपका माइंड कहीं और भी वर्क कर रहा होगा, बट लेकिन कार चल रही होगी, वो भी बिल्कुल सही डायरेक्शन में। तो ये क्या है? कौशल है। ठीक है। तो ये कौशल अंतरण एक प्रकार की यात्रा है, ना कि उद्देश्य। जब कार में अब आप कहीं बैठ के जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? यात्रा ही तो कर रहे हैं। तो ये उद्देश्य नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, बाकी सभी उद्देश्य हैं। चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? ऑप्शन ए सरल से कठिन की ओर, ऑप्शन बी अनिश्चित से निश्चित की ओर, ऑप्शन सी दृश्य से अदृश्य की ओर, ऑप्शन डी निगमन से आगमन की ओर। ऑप्शन डी इज राइट। देखिएगा, हर्बर्ट स्पेंसर और कॉम्बिनेशन ने क्या किया है? कुछ सूत्र बताए हैं जिसमें आपके 11 सूत्र मुख्य होते हैं। सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत की ओर, अनुभव से युक्तिगत की ओर, प्रकृति का अनुसरण। ये कितने होते हैं? 11 सूत्र बताए हैं आपके। लेकिन निगमन से आगमन की ओर कोई शिक्षण सूत्र नहीं है, बल्कि क्या है? ये शिक्षण की दो विधियां हैं, जो कि किसने दी थी? अरस्तू ने दी हैं, दोनों ही विधियां, निगमन और आगमन। आगमन विधि में क्या होता है कि नए नियम बनाए जाते हैं, और निगमन विधि में क्या होता है कि जो नियम पहले से बने हैं उन पर कार्य किया जाता है। दोनों ही विधियों के प्रतिपादक कौन है? अरस्तू है। ठीक है। तो इस पर रिट भी डाल दी थी कुछ लोगों ने, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था, क्योंकि ये अपने आप में शिक्षण विधियां हैं, ना कि सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना या प्रस्तावना। ऑप्शन सी इज राइट, योजना बनाना। एडब्ल्यू एलन है जिनको क्या कहा जाता है? सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता माना जाता है। तो इसमें प्रथम चरण कौन सा होता है? पाठ योजना बनाना। सेकंड होता है शिक्षण यानी कि टीचिंग करना। थर्ड होता है प्रतिपुष्टि, फीडबैक देना। फिर क्या होता है? पुनः नियोजन, यानी कि फिर से योजना बनाई आपने, पुनः शिक्षण किया और पुनः प्रतिपुष्टि। ये 6 मतलब स्टेप में डिवाइडेड रहती है आपकी टीचिंग। ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? ऑप्शन ए पृथक्करण, बी अनुप्रयोग, सी तुलना, डी अन्वेषण। तो ऑप्शन डी इज राइट, अन्वेषण। बोध स्तर शिक्षण व्यवस्था को निम्नलिखित सोपानों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? कई सोपानों में विभाजित किया गया है। देखिए, अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण अथवा परिपाक, वर्णन अथवा अभिव्यक्तिकरण। तो इसमें ये 4 टाइप बताए हैं, जिसमें से सिर्फ इसमें क्या है? अन्वेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े। ऑप्शन बी स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो। ऑप्शन सी अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। तो इसमें क्या है? सही उत्तर चुनना है आपको। ऑप्शन ए है ए और सी, ऑप्शन बी है ए और बी, ऑप्शन सी है बी और सी, ऑप्शन डी है ए बी और सी। ऑप्शन डी इज राइट, ए बी और सी। देखिएगा, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा, कौन कौन से पॉइंट दिए गए इसमें? जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़ेगी, ऑप्शन 1 वाला हो गया। स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो, स्थानीय स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति, महिला संगठन और गैर सरकारी संगठन या अन्य संगठनों समितियों की सक्रिय भागीदारिता बढ़े, तभी क्या संभव होगा? विकेंद्रीकरण। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये अभी क्वेश्चन अभी फिनिश नहीं हुए हैं, आप ऐसा ना समझ बैठे कि क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं। तो ये इसलिए है याद दिलाने के लिए कि पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, जो आपने, मैंने जो लास्ट वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराई थी वो आप लोगों ने काफी पसंद की है। तो आप लोग लाइक किया करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें इस वीडियो को, कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए, और मतलब कौन सा टॉपिक है और कैसी लगी ये वीडियो। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे क्या होगा, जो भी वीडियोस आएंगी तो उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगी। ओके, चलिए थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? ऑप्शन ए दृष्टि संवेदना, बी स्पर्श संवेदना, सी ध्वनि संवेदना एंड डी प्रत्यक्षण संवेदना। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट, ध्वनि संवेदना। देखिए कोई छात्र पढ़ रहा है और किसी ने उसको आवाज लगाई उसका नाम लेकर, तो वो क्या जवाब देगा? हाँ में उत्तर देगा, है ना, तुरंत क्या कहेगा? हाँ। तो उसका मतलब क्या हो गया कि उसने जो अनुक्रिया की तो वो किसके द्वारा की? ध्वनि संवेदना के माध्यम से प्रकट की, मीन साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? ऑप्शन ए 4 से 8 साल, ऑप्शन बी जन्म से 2 साल, ऑप्शन सी 2 से 7 साल, ऑप्शन डी 5 से 8 साल। तो देखिए ऑप्शन सी इज राइट, 2 से 7 साल। ठीक है, जीन पियाजे जो हैं उन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई हैं? बालक के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, जिनमें फर्स्ट है संवेगात्मक गामक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। सेकंड है प्राक संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक, इसके दोनों नाम है, पूर्व संक्रियात्मक या प्राक संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक होती है। एंड नेक्स्ट है मूल संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक होती है। और लास्ट वन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूल संक्रियात्मक अवस्था, ये 11 से लेकर 15 वर्ष तक रहती है। ठीक है, तो ये वाली अवस्था कितनी थी? 2 से 7 वर्ष तक की। कौन सी? प्राक संक्रियात्मक या पूर्व संक्रियात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए भविष्य की योजना की सूझबूझ, ऑप्शन बी विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, ऑप्शन सी बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, ऑप्शन डी काल्पनिक भयों का अंत। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, भविष्य की योजना की सूझबूझ। ठीक है, क्यों हो जाएगा? क्योंकि बाल्यावस्था के बाद की अवस्था कौन सी होती है? किशोरावस्था होती है। ठीक है, तो इसकी ये बौद्धिक विशेषता नहीं है, क्योंकि किशोरावस्था में बालक क्या अपने भविष्य की योजनाओं के प्रति चिंतित रहता है, जिसके कारण क्या उसे तनाव रहता है। स्टेनले हॉल ने एक डेफिनेशन भी बनाई है इस चीज पे, तो वो तनाव में रहता है, लेकिन भविष्य की योजनाओं के प्रति सूझबूझ तो उसमें बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि उसकी सोचने समझने की जो शक्ति है वो इतनी डेवलप नहीं हो पाती है कि वो सूझबूझ से काम कर सके। ठीक है, लेकिन हाँ ये क्वालिटी जो है भविष्य की योजना की सूझबूझ, ये प्रौढ़ावस्था की तो हो सकती है, लेकिन किसकी नहीं हो सकती? किशोरावस्था की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है पेवलव, ऑप्शन बी बिने, ऑप्शन सी चोमस्की, ऑप्शन डी मास्लो। ऑप्शन सी इज राइट, चोमस्की। ठीक है, ये बहुत ही मतलब फेमस क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोगों को नाम इसका हमेशा याद रखना है। इनका पूरा नाम है नोआम चोमस्की। ठीक है, ये भाषा विकास से संबंधित मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने क्या माना था कि प्रत्येक मतलब मानव या शिशु जो होता है उसमें व्याकरण की संरचनाओं क्या है? अंतर्निहित रहती हैं, क्योंकि जो कि जन्मजात मीन्स जब जन्म लेता है बच्चा, जब पैदा होता है तो जिस भी माहौल में वो लेता है उसकी भाषा को सीखने के लिए उसकी व्याकरण की जो पहले से उसमें कुछ क्वालिटीज रहती हैं। अब जैसे कोई विदेश में पैदा हुआ है, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में हुआ है या कहीं भी हुआ है, अमेरिका में हुआ है, तो वो क्या है? इंग्लिश बोलते हैं वो लोग, तो इंग्लिश उनमें डेवलप हो जाती है। और इंडिया में होता है अगर, तो वो उसमें क्या होती है? हिंदी डेवलप हो जाती है। तो ये वही कह रहे हैं कि मतलब पहले से होती है। तो सिद्धांत किसने दिया? नोआम चॉम्स्की ने दिया। ये नाम आपको हमेशा याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? ठीक है, टाइटल बताना है थॉर्नडाइक के सिद्धांत का क्या है। ऑप्शन ए संज्ञानात्मक अधिगम, बी अधिगम के प्रयास एवं भूल, ऑप्शन सी संकेत अधिगम, ऑप्शन डी स्थान अधिगम। ऑप्शन बी इज राइट, अधिगम के प्रयास एवं भूल। ठीक है, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत के नाम से इन्होंने टाइटल दिया है, किसने? थॉर्नडाइक ने। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसने चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? ठीक है, गैंग एज जिसको कहते हैं। तो टाइम ऑप्शन देखिएगा, 16 to 19 वर्ष एवं नैतिकता, ऑप्शन बी है 3 to 6 वर्ष एवं भाषा, ऑप्शन सी है 8 to 10 वर्ष एवं समाजीकरण, ऑप्शन डी है 16 to 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 8 to 10 वर्ष एवं समाजीकरण। ठीक है, ये क्या है? आपकी गैंग एज कहलाती है, क्योंकि गैंग एज किससे रिलेटेड है? बाल्यावस्था से। तो बाल्यावस्था की जो बीच की अवस्था है उसे क्या कहा गया है? गिरोह की अवस्था या गैंग एज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार
संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सा है? देखिए, दो क्वेश्चन प्याजे से ही पूछा, दोनों में क्या पूछी गई है आपसे? अवस्थाएं पूछी गई हैं। तो फर्स्ट है औपचारिक संक्रिय अवस्था, बी पूर्व संक्रिय अवस्था, सी मूर्त संक्रिय अवस्था एंड डी संवेदनात्मक गामक अवस्था। ऑप्शन सी इज राइट, मूर्त संक्रिय अवस्था भी मैंने आपको सभी बताई थी ना, तो ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, जो तीसरी अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक की होती है वो कौन सी होती है? मूर्त संक्रिय अवस्था होती है। इसमें बच्चा क्या है कि जो मूर्त चीज है, मतलब जो उसको सामने दिख रही है उनके विषय में प्रश्न पूछने लग जाता है, लेकिन उन्हीं से रिलेटेड प्रश्न पूछेगा। ठीक है, क्या पूछेगा? उनसे रिलेटेड, जो उसको दिख रही है सामने, जैसे कोई चीज दिख रही है तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये सभी अवस्थाओं के मैंने टाइम ड्यूरेशन आपके लिए लिख दिया है, कौन सी कब से कब तक रहती है, तो आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, अक्सर इनका पूछा जाता है कौन सी कब से रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? ठीक है, शामिल नहीं है, नहीं पूछा है। ऑप्शन ए अधिगम की इच्छा, ऑप्शन बी प्रेरणा, ऑप्शन सी रुचि, ऑप्शन डी विषय वस्तु का स्वरूप। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट, विषय वस्तु का स्वरूप। विषय वस्तु का स्वरूप देखिए अधिगम में योगदान देने वाले कारकों में शामिल नहीं है, बाकी सभी क्या है? शामिल है। इसमें क्या होता है? अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि, बुद्धि, अभिवृत्ति, परिपक्वता, व्यक्तिकता, ये सभी क्या है? अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारक है, लेकिन विषय वस्तु का स्वरूप ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? ऑप्शन ए सहायता परक व्यवहार, ऑप्शन बी प्राथमिक लक्ष्य, ऑप्शन सी मूल प्रवृत्ति, ऑप्शन डी आक्रामकता की आवश्यकता। तो ऑप्शन ए इज राइट, सहायता परक व्यवहार। देखिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की बुक है डॉक्यूमेंट ऑफ सोशल मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज इन एजुकेशन। इसमें क्या है? कुल 83 नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों की चर्चा की गई है। ठीक है, प्रमुख सामाजिक मूल्य कुछ होते हैं, उन्हें देख लीजिएगा आप। मैत्री भाव है, समाजवाद, भाईचारा, टीम भावना, कर्तव्य भावना, सहानुभूति, समाज सेवा, ये क्या होते हैं? सभी कुछ सामाजिक मूल्य हैं, सामाजिक वैल्यूज। ठीक है, क्योंकि समाज में रहते हैं तो मैत्री भाव भी बहुत जरूरी होता है, समाजवाद होना चाहिए, भाईचारा हमें होना चाहिए, टीम वर्क करने की क्वालिटी होनी चाहिए, भावना, ठीक है, और कर्तव्य की भावना होनी चाहिए, क्योंकि मतलब किसी के लिए हम जब क्या करते हैं, किसी समाज में रहते हैं तो किसी के लिए कुछ काम भी करते हैं, वो भावना भी होनी चाहिए। सहानुभूति, सिंपैथी भी होनी चाहिए, क्योंकि जब कोई परेशान है या वो है तो आप उसकी हेल्प भी करते हैं, तो ये सिंपैथी होती है। ठीक है, या सहयोग की भावना भी कह सकते हैं इसको। समाज सेवा की भावना होनी चाहिए, जैसे कोई दुखी परेशान है और हम उस लायक हैं तो उसे हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पश्य अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? ठीक है, ऑप्शन ए स्वतः शोध, ऑप्शन बी एल्गोरिदम, ऑप्शन सी मानसिक वृत्ति, ऑप्शन डी प्रकार्यात्मक स्थिरता। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट, स्वतः शोध। पश्य अन्वेषण क्या है? साधन साध्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है? स्वतः शोध के उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नेक्स्ट पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी रॉस, ऑप्शन सी एबिंगहास, ऑप्शन डी एम.एल. पिंकी। देखिए इस ऑप्शन में आपका कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो कहा है वो गेट्स व अन्य का कथन है। किसका कथन है? गेट्स व अन्य का। लेकिन इसमें क्या हुआ था कि आपने अगर चारों में से किसी ने कोई सा भी लगाया है तो ऐसे क्वेश्चन पे सभी को कॉमन नंबर मिल जाता है। ठीक है, कॉमन अंक मिलता है, क्योंकि क्वेश्चन गलत है, इसमें ऑप्शन ही नहीं है जो होना चाहिए एक्चुअल में, तो फिर क्या होता है इसमें, इस कंडीशन में सभी को कॉमन अंक दे दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, ऑप्शन बी अभ्यास का नियम, ऑप्शन सी प्रभाव का नियम, ऑप्शन डी तत्परता का नियम।
तो ऑप्शन ए इज राइट, साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। देखिए जो थॉर्नडाइक है, इनका पूरा नाम है E.L. थॉर्नडाइक। तो इन्होंने क्या है, मुख्य नियम दिए हैं किसके, अधिगम के। प्राथमिक या मुख्य नियम कहते हैं इनको। और ये नियम कितने, 3 है। और जो आपका बी ऑप्शन है, ये पहला नियम है अभ्यास का नियम। और जो डी ऑप्शन है वो है दूसरा नियम तत्परता का नियम। और सी ऑप्शन है जो वो तीसरा नियम है, थर्ड। ओके, तो क्या है कि मैंने एक टैगलाइन भी बनाई थी इसके लिए कि अभ्यास, ठीक है, अगर तत्परता के साथ अभ्यास करेंगे, सॉरी पहला जो तत्परता का नियम है वो पहला है और अभ्यास का नियम दूसरा है, ठीक है। अगर देखिए अभी मैंने ठीक कर दिया, ये हो गया सीक्वेंस। फर्स्ट होता है तत्परता का नियम एंड सेकंड अभ्यास का और थर्ड प्रभाव का नियम, जबकि साचर्यात्मक स्थानांतरण का कोई नियम नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने इसके लिए एक टैगलाइन बनाई है, तत्परता के साथ अभ्यास करोगे तो प्रभाव दिखेगा, ठीक है। मतलब अभ्यास करने के लिए आप में क्या होनी चाहिए, तत्परता होनी चाहिए, तभी तो प्रभाव दिख पाएगा। जैसे आप बड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, उसका रिजल्ट जरूर अच्छा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है। ऑप्शन ए तर्क, ऑप्शन बी व्यवहार, ऑप्शन सी चिंतन एंड ऑप्शन डी प्रेरणा। ऑप्शन बी इज राइट, व्यवहार, ठीक है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है, व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। ये सिद्धांत किसने दिया है, पावलोव ने दिया है, ठीक है। ये अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसका है, पावलोव का है। इन्होंने क्या बताया कि अस्वाभाविक उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक के साथ बार बार प्रस्तुत करने पे क्या होता है, इंसान जो है अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी स्वाभाविक जैसी अनुक्रिया करने लगता है। जैसे कि वो थे, उनका नाम है हाँ देखिए उनका नाम है पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी नाम के जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर क्या किया, अध्ययन किया। उन्होंने क्या किया कि एक खरगोश था, खरगोश क्या करते थे, उसकी गोद में रखते थे और फिर वो उससे डरता था। फिर उन्होंने क्या किया कि वो मतलब रुई का बना हुआ खरगोश रखने लग गए। तो रुई का भी बाइट होता है, रियल में भी बाइट होता है। तो मतलब बच्चा बिल्कुल बराबर डर रहा था, जैसे वो रुई के खरगोश से डर रहा था और वैसे ही रियल के से। तो क्या होता है, वास्तविक और अवास्तविक उद्दीपक क्या होते हैं, अगर उनसे ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाएगा तो मतलब उनमें कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, वो समझ नहीं पाता कि असली कौन सा और नकली कौन सा है। तो यही सेम सिद्धांत इन्होंने बताया है कि मतलब क्या हो जाता है, फिर इनका लोप हो जाता है या फिर समान क्रिया करने लगता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का दूसरा नाम है। दूसरा नाम क्या है, ऑप्शन ए समीपस्थ से अनुबंधन, ऑप्शन बी नैमित्तिक अनुबंधन, ऑप्शन सी प्राचीन अनुबंधन, ऑप्शन डी चिन्ह अनुबंधन। ऑप्शन बी इज राइट, नैमित्तिक अनुबंधन, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट, नैमित्तिक अनुबंधन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है, पहले तो स्किनर ने दिया है, ठीक है। ये सिद्धांत किसने दिया है, स्किनर के द्वारा दिया गया है। उन्होंने किस पे, पुनर्वलन के लिए क्या किया है, पुनर्वलन पे जोर दिया है इन्होंने। इन अनुबंधन को क्या बताया इन्होंने, एक निमित्त होने के कारण सिद्धांत को नैमित्तिक या यांत्रिक या साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है। वो जो मैं आपको नाम बता रही हूँ, इन नामों को सुना करो ध्यान से, क्योंकि नाम अक्सर पूछ लिए जाते हैं। क्या क्या नाम है इसके, एक तो क्या नाम है, निमित्त होने के कारण क्या होता है, इस सिद्धांत का नाम नैमित्तिक या यांत्रिक या साधनात्मक अनुबंधन या फिर क्रिया प्रसूत सिद्धांत, ठीक है। ये इतने सारे नाम इसी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। ऑप्शन बी अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। ऑप्शन सी अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है। ऑप्शन डी अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। ऑप्शन ए इज राइट, विशेषता नहीं पूछी है, ठीक है, ये विशेषता नहीं है पहली। तो अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, ये गलत है, ठीक है। बाकी सभी राइट है। तो योकम और सिम्पसन नाम की जो दो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने कुछ विशेषताएं बताई हैं अधिगम की, ठीक है। कौन कौन सी हैं, अधिगम अभिवृद्धि है, यानी कि अधिगम क्या है, ग्रोथ है। फिर बताया अधिगम समायोजन है। फिर उन्होंने बताया कि अधिगम लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। फिर बताया कि अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। फिर नेक्स्ट है अधिगम विवेकपूर्ण व सृजनशील है। फिर बताया अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम क्रियाशील है। इस प्रकार इन्होंने 8 टाइप बताए, जिसमें से आपके 3 तो मैच खा रहे हैं बट फर्स्ट वाला नहीं है। ओके,
तो यहाँ तक कि ये वीडियो कंप्लीट हुई। अगर आपको लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और कमेंट्स करके जरूर बताया करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, क्योंकि आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई जाती है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो अच्छा लगेगा और आपको भी पूरा पूरा बेनिफिट मिलेगा। जो हमारा टारगेट है कि आप तक मतलब हम ज्यादा से ज्यादा पहुंचा सके नॉलेज, तो वो भी पूरा होगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, टेक केयर, ओके।